नमस्कार, मैं ऋषभ सजवान। स्वागत है एक बार फिर से आपका द लोकसभा की खास सेगमेंट किस्सा राजनीति का में। आज किस्सा आज इतिहास के आज ही के दिन 3 अक्टूबर से। तो चलिए शुरू करता हूं। 3 अक्टूबर 1977 का दिन था। सीबीआई के अफसर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर पहुंचते हैं और उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जीप की खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करते हैं। उस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार थी और गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह थे। जनता पार्टी की इस राजनीतिक भूल को ऑपरेशन ब्लंडर कहा जाता है। इंदिरा को गिरफ्तारी का नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ। 1971 की बात है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जीतती है। रायबरेली से चुनाव जीतकर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। लेकिन 4 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट चुनाव में धांधली के मामले में उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर देता है। इसके बाद इंदिरा गांधी 25 जून 1975 को पूरे देश में इमरजेंसी लगा देती है और सभी विपक्षी नेताओं को जेल भेज देती है। करीब 2 साल बाद 1977 में अचानक लोकसभा चुनाव की घोषणा करती है। इस चुनाव में कांग्रेस के साथ ही रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी की करारी हार होती है। सरकार बनती है जनता पार्टी की। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं और गृह मंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह। माना जाता है कि इमरजेंसी में जिस तरह इंदिरा गांधी ने विरोधियों को परेशान किया, उनसे कई नेता नाराज थे। सरकार बनने के बाद जनता पार्टी की कैबिनेट बैठकों में ये बात उठने लगी कि इंदिरा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इन बैठकों में राजनारायण और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता होते थे। वहीं चौधरी चरण सिंह जब इमरजेंसी के समय तिहाड़ जेल में बंद थे तो वो कहते थे कि यदि मैं सत्ता में आता हूं तो इंदिरा को इसी कोठरी में बंद करूंगा। यहां तक कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के फेवर में थे। चरण सिंह इंदिरा की गिरफ्तारी पर अड़े हुए थे, जबकि उस वक्त के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई और कानून मंत्री शांति भूषण का मानना था कि ऐसा कोई भी कदम बहुत सोच समझकर उठाया जाना चाहिए। इसके बाद चौधरी चरण सिंह ऑपरेशन अरेस्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। वे अपने अफसरों को इंदिरा गांधी पर मजबूत केस बनाने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों में हार से सहमी इंदिरा गांधी 3 महीने तक बाहर नहीं आती है। इसी बीच 27 मई 1977 में बिहार के बेलछी में 11 दलितों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। चुनाव हारने के बाद चुप्पी साधने वाली इंदिरा को इसमें एक सियासी संभावना दिखती है जो कांग्रेस को फिर से रिवाइव कर सकती है। बेलछी का इलाका बाढ़ से प्रभावित था। ऐसे में इंदिरा हाथी पर बैठकर गांव में पहुंचती है। वे यहाँ 5 दिन तक रहती हैं। इसके बाद देश भर में हर तरफ इंदिरा की चर्चा थी। इसके बाद वे अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचती है। यहाँ पर भी उन्हें लोगों का खूब समर्थन मिलता है। इस तरह का समर्थन देख जनता पार्टी में एक घबराहट का माहौल बनता है और अब गिरफ्तारी की मांग और तेज हो गई। इसी बीच चरण सिंह एसपी लेवल के अफसरों की एक लिस्ट मंगवाते हैं। वे इन सभी लोगों के रिकॉर्ड को गौर से देखते हैं। इसके बाद ऑपरेशन अरेस्ट के लिए एक खास अफसर एनके सिंह को चुनते हैं, जो उस वक्त सीबीआई में थे। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे प्लान को बनाते वक्त ना तो अटॉर्नी जनरल और ना ही सॉलिसिटर जनरल को भरोसे में लिया गया। इसके बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की अनुमति लेते हैं। चरण सिंह कहते हैं कि अगर फुल प्रूफ प्लान है तो वह गिरफ्तारी की अनुमति देते हैं, लेकिन एक शर्त भी रखी। कहा, इंदिरा गांधी को हथकड़ी नहीं पहनाई जाएगी। प्लान के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए 1 अक्टूबर 1977 का दिन चुना जाता है। बताया जाता है कि गृह मंत्री चरण सिंह की पत्नी कहती हैं कि शनिवार का दिन गिरफ्तारी के लिए शुभ नहीं है, यानी ये फलेगा नहीं। इसके बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, यानी इस दिन भी गिरफ्तारी से गलत संदेश जाने की आशंका थी। ऐसे में उस वक्त डीआईजी रहे विजय किरण ने गृह मंत्री को 2 अक्टूबर के बाद इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने की सलाह दी। अब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के लिए 3 अक्टूबर का दिन चुना जाता है। चरण सिंह सीबीआई डायरेक्टर को तलब करते हैं। प्लान बनाया जाता है कि कैसे इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। आरोप लगाया जाता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली में इंदिरा के लिए 100 जीपें खरीदी गई थी। इनका भुगतान कांग्रेस ने नहीं बल्कि उद्योगपतियों ने किया था। वहीं दूसरा आरोप था एक फ्रेंच कंपनी को ऑफशोर डीलिंग का कॉन्ट्रैक्ट देने का, जिससे भारत सरकार को 11 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। यह तय होता है कि इंदिरा को शाम को गिरफ्तार किया जाएगा ताकि वे एक रात जेल में बिता सके। इसके बाद यह तय हुआ इंदिरा को गिरफ्तार करने एनके सिंह जाएंगे। वे उन्हें घर पर ही पर्सनल बॉन्ड पर बेल भी ऑफर करेंगे, यानी वो जमानत लेना चाहेंगी तो इंदिरा को उसी वक्त जमानत मिल जाएगी। ये भी तय हुआ कि उनके साथ डिप्टी एसपी एमवी राव होंगे, एक इंस्पेक्टर होगा और एक सब इंस्पेक्टर होगा।
इस दौरान दो कारें होंगी, एक में गिरफ्तार होने के बाद इंदिरा गांधी बैठेंगी और दूसरे में उनका सामान रखा जाएगा और सब इंस्पेक्टर रहेंगे। इसी बीच इंदिरा गांधी के घर के बाहर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया जाता है। उस दौरान डीआईजी रहे राजपाल और एडिशनल एसपी रही किरण बेदी को घर के बाहर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तैनात किया गया था। यानी अब इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का पूरा रोड मैप तैयार था। 3 अक्टूबर 1977 का दिन था। शाम के 5:15 बजे थे। सीबीआई अफसर अपनी एम्बेसडर कार से इंदिरा के घर पहुंचते हैं। घर के लॉन में संजय गांधी और मेनका गांधी बैडमिंटन खेल रहे थे। संजय गांधी ने एनके सिंह को देखते ही पहचान लिया। वहीं इंदिरा गांधी अपने ड्राइंग रूम में कुछ नेताओं से बात कर रही थी। जैसे ही पता चलता है कि सीबीआई अफसर एनके सिंह आए हैं, तुरंत ही इंदिरा गांधी के निजी सचिव रहे आर.के. धवन बाहर आते हैं। वे एनके सिंह से पूछते हैं कि माजरा क्या है, यानी वे क्यों आए हैं। तब एनके सिंह कहते हैं कि मामला अर्जेंट है, मैं सिर्फ इंदिरा गांधी से ही बात करूंगा। एनके सिंह की बात इंदिरा गांधी को बताई जाती है। इंदिरा कहती हैं कि आप पहले से अपॉइंटमेंट लेकर क्यों नहीं आए। एनके सिंह कहते हैं कि मैं जिस काम के लिए आया हूं उसमें अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। तब धवन कहते हैं कि इंदिरा गांधी अंदर कुछ लोगों के साथ बात कर रही है और ये लोग जैसे ही जाएंगे आप उनसे मिल सकते हैं। एनके सिंह इसके बाद घर के बाहर सड़क पर ही खड़े होकर इंतजार करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री चरण सिंह भी बेचैन थे और वे हर पल की जानकारी सीबीआई अफसरों से ले रहे थे। अंदर हलचल का माहौल था। संजय गांधी अपने वकीलों और करीबी कांग्रेस नेताओं से लोगों से लगातार फोन पर बात कर रहे थे। इसी बीच जैसे ही इंदिरा गांधी से मिलने वाले लोग बाहर आए, कई और लोग उनसे मिलने के लिए जाने लगे। इनमें मशहूर वकील फ्रैंक एंटनी, नेपाल में भारत के राजदूत रहे चूंकि सीपीएन सिंह जैसे लोग थे। एनके सिंह ये देखकर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें अंदर जाने के लिए कहा गया था, ऐसे में ये लोग क्यों अंदर जा रहे हैं। इस पर जवाब आता है, इनका पहले से अपॉइंटमेंट था। तभी सीबीआई के सब इंस्पेक्टर आते हैं और एनके सिंह से बताते हैं मेनका और संजय गांधी लगातार फोन कर रहे हैं और बाहर से लोगों को बुला रहे हैं। ऐसे में एनके सिंह को गुस्सा आ जाता है और वो धमकी भरे लहजे में कहते हैं कि यदि 15 मिनट के अंदर उन्हें इंदिरा गांधी से नहीं मिलने दिया गया तो उन्हें कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। तभी कांग्रेस नेताओं का एक और हुजूम, जिसमें कमलापति त्रिपाठी, केसी पंत, बंशीलाल, सीताराम केसरी थे, इंदिरा के घर पहुंचते हैं। करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद एनके सिंह इंदिरा गांधी से मिलते हैं। एनके सिंह कहते हैं कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। इंदिरा गांधी एनके सिंह के साथ कॉरिडोर में जाती है। यहाँ पर एनके सिंह अपना आईडी कार्ड निकालते हैं और इंदिरा गांधी को दिखाते हैं। एनके सिंह बताते हैं कि आपको करप्शन के एक मामले में आरोपी बनाया गया है। एक एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें आप मुख्य आरोपी हैं। मुझे आपको गिरफ्तार करने का थैंकलेस जॉब मिला है। ये सुनते ही इंदिरा गांधी अपना आपा खो देती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं कि उन्हें किसी गिरफ्तारी का डर नहीं है। साथ ही पर्सनल बॉन्ड पर जमानत लेने से इनकार कर देती हैं। तेजी से चिल्लाते हुए कहती हैं, हथकड़ियां लाइए। इन सबके बीच इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की खबर कांग्रेसी हलकों में फैल चुकी थी। इंदिरा गांधी के घर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ ही आम कार्यकर्ताओं का हुजूम पहुंचने लगता है। अब इंदिरा गांधी शांत होती हैं और एनके सिंह से कहती हैं उन्हें तैयार होने के लिए कुछ वक्त चाहिए। इसके बाद वे अपने बेडरूम में जाती हैं और अंदर से गेट बंद कर लेती हैं। इधर समय जैसे बीतता जा रहा था, एनके सिंह परेशान हो रहे थे। करीब 1.5 घंटे बाद सफेद साड़ी पहने और एक झोला लिए इंदिरा गांधी रात 8:30 बजे बाहर निकलती हैं। अब घर के बाहर और तेजी से नारे लगते हैं। इंदिरा भी इस मौके को पूरी तरह से बुनाना चाहती थी। कार में बैठने से पहले ही वे खड़े होकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकारती हैं और गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताती हैं। इसके बाद अंदर बैठ जाती हैं। उनके साथ कांग्रेस नेता ललित माकन भी पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से माकन को बाहर निकाला जाता है। तभी गांधी पीस फाउंडेशन की निर्मला देशपांडे ने इंदिरा गांधी के साथ जाने की इच्छा जताई। उन्हें इंदिरा के साथ जाने दिया गया। पुलिस कार्यकर्ताओं को काफी जद्दोजहद के बाद हटाती है। इंदिरा की कार जैसे ही आगे बढ़ती है, उसके जस्ट पीछे संजय गांधी की ब्लू मेटाडोर कार, फिर राजीव गांधी की मेटाडोर कार और कांग्रेस के लीडर की कार चल रही थी। फरीदाबाद पहुंचते ही काफिला बड़खड़ लेक की तरफ मुड़ता है। तभी रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के चलते काफिला वहीं पर रुक जाता है। इंदिरा गांधी कार से उतरती हैं और वहां पर बने एक चबूतरे पर बैठ जाती हैं। उसी वक्त इंदिरा के वकील और कई कांग्रेसी नेता एनके सिंह समेत सभी सीबीआई अफसरों को घेर लेते और कहते हैं कि बिना किसी कोर्ट वारंट के आप इन्हें दूसरे स्टेट में नहीं ले जा सकते हैं। तभी क्रॉसिंग से ट्रेन गुजरती है और फाटक खुलता है। एनके सिंह इंदिरा गांधी से कार में बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन इंदिरा मना कर देती है और कहती हैं कि उनके वकीलों ने कहा है कि मुझे दूसरे स्टेट में नहीं ले जाया जा सकता है। लंबी बातचीत का दौर चलता है। इसी बीच सीबीआई के डीआईजी आईसी द्विवेदी पहुंचते हैं। उन्हें बताया गया कि इंदिरा गांधी हरियाणा नहीं जाना चाहती। वे कहते हैं, ठीक है,
अब किंग्सवे कैंप दिल्ली पुलिस ऑफिसर मेस में ले जाने की बात होती है और काफिला एक बार फिर दिल्ली की तरफ चलता है। काफिला किंग्सवे कैंप पहुंचता है। पुलिस अफसर राजपाल और वेद मारवा वहां पर मौजूद थे। इंदिरा गांधी को ग्राउंड फ्लोर पर वीआईपी कमरे में रखा गया। निर्मला देश पांडे उनके साथ थी। उनको खाना ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। एनके सिंह वहां से जाने लगे तो इंदिरा गांधी ने उन्हें बुलाकर कहा कि जो कुछ भी आज हुआ वो उसके लिए माफी चाहती हैं। इसके बाद एनके सिंह वहां से चले जाते हैं। अगले दिन यानी 4 अक्टूबर को इंदिरा गांधी को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था। एनके सिंह 4 अक्टूबर की सुबह 8 पुलिस मेस में पहुंचते हैं। वहां संजय और राजीव गांधी पहले से ही मौजूद थे। वे लोग अपनी मां इंदिरा गांधी के लिए नाश्ता लेकर आए थे। इसके बाद इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश किया गया था। उस वक्त चीफ मेट्रोपॉलिटन जज आर दयाल थे। इंदिरा के वहां पहुंचते ही भारी भीड़ उमड़ती है। इनमें इंदिरा गांधी के समर्थक और विरोधी दोनों थे। दोनों गुटों में झड़प होती है। पुलिस लोगों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ती है। इस बीच वहां पर प्रणब मुखर्जी और वसंत साठे जैसे कांग्रेसी नेता भी पहुंचते हैं। इंदिरा गांधी के लिए एक कुर्सी लाई जाती है, लेकिन उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। मजिस्ट्रेट ने फिर प्रोसिक्यूशन के वकील से पूछा कि आपके पास क्या सबूत है। तब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एफआईआर तो कल ही दायर की हुई है, ऐसे में एडिशनल सबूत जमा करने में समय लगेगा। इसके बाद 1 से 1.5 मिनट में जज ने कहा कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत नहीं है, ऐसे में केस को डिसमिस किया जाता है। ये सुनते ही संजय गांधी भागते हुए बाहर जाते हैं और डिसमिस डिसमिस चिल्लाते हैं। कोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ जाती है और नारे लगने लगते हैं। इस दौरान प्रणब मुखर्जी का एक बयान बहुत चर्चित हुआ था कि इंदिरा गांधी ने जिस जनता पार्टी के नेताओं को 19 महीने तक जेल में रखा, वो इंदिरा गांधी को 19 घंटे भी जेल में नहीं रख पाए। ये जनता सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका था। बिना पूरी तैयारी के इंदिरा को गिरफ्तार करना जनता सरकार के लिए गले की फांस बन गया। इंदिरा अपनी गिरफ्तारी सहानुभूति में बदल देती हैं। इसके बाद 1980 में लोकसभा चुनाव होता है। इंदिरा भारी बहुमत के साथ वापसी करती है और प्रधानमंत्री बनती हैं। यानी जिस गिरफ्तारी के जरिए जनता सरकार इंदिरा पर भ्रष्टाचार का धब्बा लगाना चाहती थी, वही गिरफ्तारी जनता सरकार के लिए एक ब्लंडर साबित हुआ और उसे अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। तो ये था आज का किस्सा राजनीति का। कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा। बहुत बहुत शुक्रिया।